रोहित और मोहित नाम के दो भाई थे। वह शहर में रहा करते थे। उनके माता पिता गांव में रहते थे। जब वह पढ़ लिख कर बड़े हुए और नौकरी करने लगे, नौकरी के कारण ही वह अपना गांव छोड़कर शहर में रह रहे थे। छुट्टियों में दोनों भाई गांव आते थे और अपने माता पिता की खूब सेवा करते थे और उनका ख्याल रखते थे, जबकि उनकी पत्नियां अपने सास ससुर से कोई मतलब नहीं रखती थी। यही बात रोहित और मोहित को बुरी लगती थी कि उनकी पत्नियां उनके माँ बाप से नफरत करती हैं। एक बार रोहित अपने गांव गया हुआ था। रोहित को यह तो पता ही था कि माँ और पिताजी के आने की खबर से गीता खुश नहीं होगी, पर वह इस तरह गुस्सा करेगी और वातावरण को तनावग्रस्त कर देगी, इसकी कल्पना उसने नहीं की थी। पिछली बार अपनी पत्नी का गलत व्यवहार देखकर वह समझ गया था कि माता पिता वहाँ पर मानसिक रूप से कितने आहत हैं। यह भी जानता था कि छोटे भाई की पत्नी कोमल के हृदय में भी सास ससुर के प्रति पहले जैसा आदर नहीं रहा है। फिर भी वह चाहता था कि माता पिता उसके साथ रहें, पर माँ ने कहा अभी होली आने वाली है और त्योहार हो जाए फिर आएंगे। रोहित हमेशा से माता पिता का आज्ञाकारी बेटा रहा था। उसके पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी उस युग में बिताई जब व्यक्ति ईमानदारी को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समझता था और लोग स्टेटस बनाए रखने के खातिर गलत तरीके से धन कमाने के लिए नहीं भागते थे। रोहित को अक्सर याद आता कि जब वह छोटा था तो पिताजी एक फसल से खर्चा काट कर 30,000 रुपये बचा लेते थे, पर इस छोटी सी रकम में भी उनका जीवन कितना खुशहाल था। इसी बचे पैसे को फिर अगली फसल और घर के अन्य खर्च में इस्तेमाल करते थे। माँ उसके हर जन्मदिन पर एक जोड़ी नए कपड़े जरूर खरीद कर लाती और मारे खुशी के वह माँ से लिपट जाता और माँ हलवा और गुलगुले बनाती और दादी दादा माता पिता एक दूसरे के साथ हंसी खुशी खाना खाते। आस पड़ोस के बच्चे और दोस्त घर पर खूब मस्ती करते थे, लेकिन आज तो घर की परिभाषा ही बदल गई है। परिवार पति पत्नी और बच्चों तक ही सीमित रह गया है। दादा दादी के साथ रहने की बात तो दूर, माता पिता को भी बोझ ही समझा जाता है। उसने तो सदा यही कहा और सुना कि नारी संवेदनशील और कोमल होती है। फिर छोटे भाई की पत्नी कोमल और उसकी पत्नी गीता अपने सास ससुर के प्रति इतनी कठोर क्यों हो गई हैं? आज यह प्रति माह नैतिक अनैतिक साधनों से हजारों लाखों रुपए अर्जित करता है। समय समय पर पत्नी और बच्चों को अच्छे अच्छे उपहार देता रहता है, पर उनकी आंखों में वह खुशी कभी नहीं दिखती जो खुशी उसको मिलती थी बचपन में। पिताजी सच ही कहा करते थे, ऊपरी कमाई में बरकत नहीं होती, पर वह भी क्या करे। पत्नी और बच्चों की आवश्यकताएं ही इतनी बढ़ गई हैं कि वेतन में गुजारा नहीं होता। रिश्वत लेने से मन में जो अपराध बोध होता है उसे दूर करने के लिए यह संतोष कर लेता है कि स्टेटस के लिए यह सब जरूरी है। पर कैसा स्टेटस जिसे बनाए रखने के लिए आत्मसम्मान को बेचना पड़ता है। वह इसी सोच में डूबा था कि गीता सामने खड़ी हो गई और रोहित के बालों को सहलाने लगी, लेकिन उसका यह स्पर्श भी रोहित को अपना सा नहीं लग रहा था। शादी के बाद के शुरुआती दिनों में गीता को पैसों की ऐसी भूख नहीं थी। उन दिनों गीता बहुत खुशनुमा मिजाज थी, उसके होठों पर सदैव मुस्कान रहती थी। इन दिनों वह सास ससुर को माता पिता जैसा ही सम्मान देती थी, पर जब से रोहित की तरक्की हुई और ऊपरी आमदनी कमाने के रास्ते खुलने लगे, तब से गीता की ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाने की हवस बढ़ने लगी और वह सास ससुर से भी पैसों की आशा करने लगी। पिताजी ने बहुत मना किया, गांव छोड़कर मत जा, यहीं खेती में बहुत कमाई हो जाती है, मैं कब तक खेती संभालूंगा। अब शादी हो गई, बच्चे भी होंगे तो एक भाई को तो खेती बाड़ी संभालनी ही पड़ेगी। छोटे भाई के ससुराल वालों ने उसको लखनऊ में ही कारोबार खुलवा दिया।
अच्छे से रहता था। उसकी पत्नी आए दिन फ़ोन पर गीता को नई नई बातें बताती थी, जिसका असर ये हुआ कि गीता भी जिद करने लगी और मजबूरन मुझे दिल्ली में रहना पड़ा। गीता ने बच्चियों को कभी नहीं सिखाया कि दादा दादी का आदर करे। पिछले वर्ष जब रोहित के माता पिता उसके घर आए थे तो पीहू ने पिता से पूछा, ये लोग अपने यहाँ क्यों रह रहे हैं? तब रोहित हैरान सा रह गया था। सास ससुर के आने की खबर से गीता गंभीर हो गई। उसने पूछा, उनकी यहाँ आने की योजना कैसे बन गई? अरे भाई, मैंने इनको परसों फ़ोन कर दिया था कि माँ यहाँ आ जाएं। वैसे भी कोमल के व्यवहार से वे वहाँ आहत हैं। यहाँ आ जाएंगे तो वातावरण बदल जाएगा। तुम भी तो कभी उन्हें बोला करती थी कि यहाँ आ जाइए, मुझे सेवा का मौका दीजिए। अब क्या हो गया? रोहित ने कहा, जैसे तुम जानते ही नहीं हो कि क्या हुआ है। हाँ, साल भर पहले तक मैं उन्हें इसलिए बोलती थी कि आप यहाँ आ जाइए, पर उस समय की बात अलग थी। तब उम्मीद थी कि वे प्लाट की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम पर कर देंगे और पुश्तैनी मकान में जो बंटवारा होगा उसमें से कम 3 प्लाट तुम्हें ही मिलेंगे। पर जब से तुम्हारे भाई को सरकारी जॉब से निकाला जा चुका है, विरासत से संपत्ति मिलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कुछ मिलना होता तो सेवा भी कर देती। गीता, अपने पास कमी किस चीज़ की है? लाखों रुपए हैं, प्लाट है, कार है, फिर माँ बाप आर्थिक संकट में हैं तो उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। विरासत में संपत्ति नहीं दे सकते तो क्या उनसे संबंध तोड़ दें? रोहित ने गुस्साते हुए कहा। तुम बने रहो श्रवण कुमार, पर मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं तुम्हारे माता पिता की आवभगत करूंगी। हो सके तो फ़ोन करके उनसे कह दो कि वे ना आए। मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है और किसी की सेवा करना मेरे बस की बात नहीं है। गीता ने आवेश में आकर कहा, जो भी हो, जब तक माँ और बाबूजी यहाँ रहेंगे तुम उनसे ऐसी कोई बात नहीं कहोगी जिससे उनका दिल दुखे। रोहित ने आदेश में कहा और वह अपने ऑफिस चला गया। गीता भी झल्लाती हुई शाम को सहेली के साथ गार्डन चली गई। रोहित के पिता भगवान दास जी ने अपने पद का कभी दुरुपयोग नहीं किया। गांव के सरपंच थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी गलत फैसला नहीं लिया था और बहुत ईमानदारी से जीवन जीते थे। उनके गांव में उनकी बहुत खेती है और तो और वे तो स्वभाव से ही इतने निर्लिप्त थे कि यदि पत्नी जोर न देती तो वे लोन लेकर मकान भी नहीं बनवाते। हाउसिंग बोर्ड से लोन लेकर उन्होंने अपनी मौसी के यहाँ उन्नाव में 25 वर्ष पूर्व उन्होंने 2-2 लाख में 2 प्लाट खरीद लिया था। धीरे धीरे समय गुजरा। अब 2 प्लाट की जगह 5 प्लाट हो गए, जो अब 8 लाख रुपए का एक प्लाट हो गया। पर पहले से ही बड़ी बहू की नज़र उस पर थी और उसे आशा थी कि 5 में से 2 प्लाट उसके पति को अवश्य मिलेंगे। इसलिए वह सास ससुर से अनुरोध करती रही थी कि वे कुछ दिन उनके साथ भी रहें। पर अचानक देवर मोहित को अपनी नौकरी में गबन करने और घाटे की पूर्ति के लिए प्लाट को बेचना जरूरी हो गया था। मोहित ने कोमल के साथ प्रेम विवाह किया था। कोमल एक अमीर घराने की लड़की थी। उसने सुख और वैभव की जिंदगी जीने की खातिर मोहित को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहित पर उसका ऐसा असर हो गया कि उसने माता पिता से साफ कह दिया, शादी करूँगा तो कोमल से ही, वरना कुंवारा रहूँगा। इसलिए उन्होंने मोहित को कोमल से शादी की अनुमति देनी पड़ी। बड़े धूमधाम के साथ मोहित और कोमल की शादी हो गई। कोमल को उम्मीद थी कि प्लाट की रजिस्ट्री उसके पति के नाम पर हो जाएगी। इसी उम्मीद से वह 2 वर्षों तक सास ससुर
की उत्साहपूर्वक सेवा करती रही। अब कोमल के एक बेटा हो चुका था। इसी बीच मोहित की जॉब चली गई। मोहित इतना हताश हुआ कि घर बैठ गया। कई बार आत्महत्या का प्रयास किया। उस पर गबन का आरोप लगा था। उसकी बहुत बेइज्जती हो गई थी। कोमल ठाट बाट से जीवन बिताने के सपने देखे जा रही थी। वे चकनाचूर हो गए। आर्थिक रूप से संकट में फंसे मोहित को सहारा देने के बजाय वह उसे ताने देने लगी। वह सीधे साधे सास ससुर को भी ताने देने लगी। जो बहू कभी सास ससुर को एक से एक व्यंजन बनाकर खिलाती थी, उसे उनके लिए 2 समय की रोटी बनाकर देना भी मुश्किल लगने लगा। सास ससुर दिन भर भूखे बैठे रहते और कोमल अपने लिए होटल से खाना मंगवाकर पेट भर खा लेती। सास की आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी, फिर भी अपने और पति के लिए खिचड़ी या दलिया बना लेती थी। दोनों मानसिक रूप से टूट चुके थे, इसलिए बड़े बेटे के साथ रहना चाहते थे। जब वे रोहित के घर पहुँचे तो गीता ने रोहित की मौजूदगी को देखते हुए होठों पर मुस्कान लाकर उनका स्वागत किया। मोहित अपनी पत्नी के स्वभाव को समझता था, इसलिए इस बात का ध्यान रखता था कि माता पिता पौष्टिक आहार लें। रात को उनके लिए दूध की व्यवस्था करता था। गीता इतनी कठोर हो चुकी थी कि रोहित के सामने तो वह सास ससुर से कुछ नहीं कहती थी, पर दोपहर में जब रोहित दफ्तर में होता था तो वह उन पर शब्दों के ऐसे बाढ़ चलाती थी कि बूढ़े सास ससुर का दिल टूट जाता। एक दिन उसने सास से कहा, अपने बेटे को बिगाड़ने में आपका हाथ रहा है। नौकरी भाई की गई और तनाव मेरे पति झेलते हैं। मेरी औलाद ऐसा करती तो मैं उसका गला दबा देती। आप इनसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं? यदि जायदाद नहीं दे सकती हो तो कम से कम मेरे पति को तो चैन से रहने दो। खबरदार, यह सब बातें इन्हें मत बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास के पास जवाब में आंसुओं के अलावा कुछ नहीं था। शाम को जब रोहित ऑफिस से लौटा तो गीता ने एक नज़र सास पर डालकर पति से कहा, मैं कहाँ तक माँ जी का मन बहलाऊं? मैं तो इनका अकेलापन दूर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। माँ जी, आपको यहाँ अच्छा लग रहा है ना? गीता ने होठों पर कुटिल मुस्कान लाकर कहा। सास बहू के ऐसे व्यवहार को देखकर हैरान रह गई। एक दिन सास अपनी पोती को गोद में खिला रही थी। उन्हें कहानी सुनाते हुए बोली, एक दिन एक राजकुमार आएगा और घोड़े पर बिठाकर तुम्हें ले जाएगा। गीता कुटिल मुस्कान लाकर बोली, और दादी तुम्हें सोने से लाद देगी। क्यों माँ जी? उसने ठहाका लगाया। सास हैरान रह गई थी। वे सोचती, जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो इसी बहू को समय समय पर कई गहने बनवा कर दिए थे, उसे बेटी से ज़्यादा प्यार दिया। और आज जब वे आर्थिक रूप से असहाय हैं, बहू को कुछ देने की स्थिति में नहीं है, तो बहू उनके प्रति इतनी निर्दयी हो गई है कि अब पैसा ही सब कुछ है। इनके लिए गांव छोड़कर शहर आए, खेती बेची, मात्र एक मकान बचा है। प्यार, अपनापन की कोई कीमत ही नहीं। वे आंसुओं को रोक नहीं सकी। बूढ़े पति एकाएक कमरे में आ गए। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गए। पत्नी के कंधे पर कुछ देर तक हाथ रखकर उसे सांत्वना देते रहे। कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। उनकी स्थिति भी तो ऐसी थी कि बहू घर से निकालना चाहती थी और वे बिन बुलाए मेहमान की तरह रह रहे थे। पत्नी बोली,
आप कुछ ना कहें फिर भी मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पर क्या बीत रही है। क्या कुछ नहीं किया संतान के लिए, सब कुछ तो इनको दे दिया, अब बचा ही क्या है, मात्र गांव का वो घर। दोनों की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। दोनों को घबराहट हो रही थी। कुछ समय बाद वह पार्क चले गए। दोनों घंटों तक पार्क में बैठे रहे। पार्क में खेल रहे बच्चों को देखकर मन हल्का हुआ। जी चाहा कि पार्क में ही बैठे रहें। घर गए ही नहीं पर अंधेरा हो गया था। वे भारी कदमों से घर के अंदर आए। नौकर ने बताया कि साहब, मैडम और बच्चे शादी में गए हैं। उन्होंने यह सोचकर राहत की सांस ली कि चलो कम से कम कुछ देर तक तो बहू की दिल को दुखाने वाली बातों से बच गए। दोनों एक दूसरे के सहारे से अंदर चले गए। नौकर ने सुबह की बची ठंडी रोटियां और फ्रिज में से सब्जी निकालकर परोस दी। भैया, ये सूखी रोटी चबा नहीं पाते, थोड़ा दूध गर्म कर दो। वे बोली, माँ जी, दूध का एक भी पैकेट नहीं है। मैडम बोली थी कि शादी से खाना खाकर लौटने में देर हो जाएगी, इसलिए दूध नहीं पिएंगे। पैकेट मत लाना, अब तो डेयरी भी बंद हो गई है। नौकर ने कहा, भैया ये 60 रुपये ले और आसपास के होटल से दूध ले आ, ये दूध के साथ रोटी खा लेंगे। वह नौकर के सामने गिड़गिड़ाई तो नौकर को दया आ गई। वह होटल से दूध ले आया। दूध ऐसा था जैसे पानी में दूध की बूंदें डाली गई हों। फिर भी दोनों ने उसमें रोटी मसलकर खा ली। उन्हें याद आया कि जब पति गांव में रहते थे तो वे अपने पति को गरम और ताज़ा खाना देती थी। जब से अपने बेटों के पास रहने लगी तो उन्हें ताज़ा खाना तो दूर, उन्हें बासी खाना भी मिल जाए तो ही बड़ी बात है। आज उनका अस्तित्व नौकरों से भी गैर गुजरा हो गया है। 2 बेटों की मां होने के बावजूद वे स्वयं को अकेला महसूस कर रही थी। एक दिन नौकर नहीं आया था। रोहित ऑफिस की एक मीटिंग में गया था। गीता बाहर अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी। गीता ने खाना नहीं बनाया। वे हंसकर बोले, शायद बहू समझ रही होगी कि आज मेरा उपवास है, पर आज तो उपवास नहीं है। पर उनकी हंसी में उदासी साफ झलक रही थी। जब गीता घूम कर आई तो चिढ़कर गीता ने दलिया बना दी। रात को गीता ने कहा, आप लोग भी अजीब हैं। आपकी यहाँ इतनी बेइज्जती हो रही है, फिर भी बेशर्मी के साथ यहाँ टिके हुए हैं। अपना और अधिक अपमान नहीं करवाना हो तो यहाँ से चले जाइए। सास चुप होकर सब कुछ सुनती रही। सुबह उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ बहुत दिन हो गए, अब हम वापस जाना चाहते हैं। आप इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ के तनावपूर्ण वातावरण की अपेक्षा तो यहाँ शांति है। कुछ दिन और आराम कीजिए, रोहित ने कहा। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी उसकी गैर मौजूदगी में सास ससुर पर कितने ताने मारती है। तुम और बहू हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हो, पर अब हमें अपने घर जाना है। पिताजी बोले। उनका दिल जानता था कि वह घर भी उनका अपना कहाँ रह गया। उस घर पर भी तो छोटे बेटे और उसकी स्वार्थी बहू का दबदबा बना हुआ है। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आपने तो मुझे सेवा का मौका ही नहीं दिया, गीता ने पति के सामने दिखावा करते हुए कहा। बहू का ढोंग देखकर सास ससुर हैरान रह गए। ट्रेन से लौटते हुए वे सोच रहे थे, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई नहीं, हमारी वापसी अवश्य हो रही है, पर हम कहाँ जाएंगे? एक बहू के ताने झेल कर दूसरी बहू के तानों से आहत होने जा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए बेटों को जन्म दिया था?
बड़े अरमानों से उनके लिए बहुएं लाए थे। बहुओं को बेटियों जैसा स्नेह दिया और बदले में क्या मिला? अपमान, तिरस्कार। जीवन भर की कमाई से अपने लिए जो घरौंदा बनाया था उसमें आज वे ही शांति से नहीं रह सकते। उन्हें याद आया 30 साल पहले उनके पड़ोसी शिवदयाल शर्मा ने कहा था, आप तो 2 बेटों के पिता हैं। बेटों का बाप भाग्यशाली होता है। पुत्रों के प्रति उन्हें बहुत मोह था। इस मोह के कारण 3 बार पत्नी का गर्भपात करवा दिया था। तीनों बार गर्भ में कन्या थी। हर बार पत्नी फूट फूट कर रोई थी, पर उनका मन नहीं पिघला था। आज उनके बेटे बहुओं ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। उधर रोहित थोड़ा उदास था और गीता बहुत खुश थी। उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो कितनी खुश है। तभी रोहित को पिताजी के रूम में कुछ कागज़ नजर आए। रोहित ने उठाकर देखा तो हैरान रह गया। गीता, ओ गीता, इधर आओ, रोहित ने जोर से बोला। गीता भाग कर आई। ये देखो, पिताजी ने एक प्लाट हमारे नाम पर कर दिया है और एक मोहित के नाम। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी गीता की नज़र भी रोहित के हाथ में जो कागज़ था उसके नीचे वाले पर पड़ती है। इसमें क्या लिखा है जरा देना? मेरी जितनी भी गांव की ज़मीन और घर है वो सब मेरा और मेरी पत्नी के नाम ही रहेगी। जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक कोई भी इस ज़मीन और घर में अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। और हाँ, कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। दोनों भाई आपस में बांट लेना। अपने बच्चों का ख्याल रखना। इतना पढ़ने के बाद ये क्या? ये तो चेक है 30 लाख का। गीता बहुत खुश होती है। अरे, हमारे तो भाग ही खुल गए। देखो, दोनों कितने शातिर निकले। इतना पैसा दबाए बैठे थे। गीता बोली। रोहित चेक को हाथ में लेता है और फिर उसको देखता है। अगर पिताजी मोहित के घर नहीं गए तो फिर कहाँ गए होंगे? गीता कहती है, अब क्यों चिंता करते हो? कहीं जाएं, इतनी बड़ी दुनिया है, चले जाएंगे कहीं। चलो ना जानू, ये पैसे निकाल लाते हैं, मुझे फिर एक साड़ी खरीदनी है। खुशी से झूमकर गीता कहती है। रोहित भी खुश था और थोड़ा उदास। उधर रोहित के पिता जी ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन चली जा रही थी। उन्हें लगा ट्रेन चलती रहे, वे यात्रा करते रहे। घर नाम की जगह से उन्हें डर लगने लगा था। उन्हें पता था घर पर उनकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं। वे चश्मे के शीशों को पोंछने लगे जो लगातार आंसुओं के बहने से धुंधले हो गए थे। समय गुजर गया। एक दिन खबर आई कि माँ पिताजी दोनों इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जिस घर में वो अकेले रहते थे उसी में दोनों ने एक साथ मौत हो गई। गांव में से आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। परिवार के लोगों ने उन दोनों के बेटे बहू के पास खबर पहुंचा दी। तब तक बेटे बहू पहुंचे थे। तब तक घर परिवार समाज वालों ने सारी तैयारी कर रखी थी। रोहित की माँ उसी दुल्हन के लिबास में और बाबूजी दूल्हे के लिबास में थे। दोनों का शव गाजे बाजे के साथ निकालने की तैयारी थी। दोनों बहुएं दिखावती नाटक में आंसू बहाए जा रही थी। इतना तो वो तब भी नहीं रोई होंगी जब दोनों बहुओं ने मिलकर सास ससुर को रोते देखा होगा। तब दिल नहीं पिघला दोनों का जो आज इतना दिखावटी रोना रो रही हैं। इतना सब देख बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों अपने अपने पतियों से बोली, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? अब इतना पैसा हमें ही जेब से देना होगा। तभी गीता बोली बीच में, हाँ देवर जी, यही नहीं आगे भी खर्चे होंगे, याद रखना और सोच समझकर खर्चा करना। तुम्हारे भाई को तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। देखो कैसे अभी भी आंसू बहाए जा रहे हैं जैसे 2 दिन के बच्चे हों। बड़े बूढ़े थे, उम्र हो गई
चले गए। एक ना एक दिन सबको जाना है। अभी ये सोचो कि इस मकान और 2 जमीन का पैसा कब मिलने वाला है। मैंने सुना है कि गांव के बाहर जो सर्वे हुआ है उसमें इस ज़मीन की कीमत करोड़ों में है। बाबूजी ने सारे कागज़ कंप्लीट करवा रखे हैं। मुझे पूरी खबर है। मोहित, खबर तो पूरी रखती हो भाभी, आप तो रहती तो शहर में हो लेकिन गांव की पूरी खबर है। गीता कहती है रखनी पड़ती है। देवर जी सीमा भाभी हैं अपनी, उनसे बात हुई एक दिन, तब पता चला कि पिता जी की कुछ ज़मीन में एक्सप्रेस वे में आ गया है और बाबूजी ने सारे कागज़ कंप्लीट भी करके जमा भी कर दिए हैं। अब बुढ़ा बुढ़िया गए और हमें माला माल कर गए। गीता खुश होती है तभी रोहित की तरफ नज़र करती है। रोहित शांत खड़ा था अभी भी। रोहित को गुस्सा आया और ज़ोर से एक थप्पड़ गीता के गाल पर जड़ दिया। तूने सही बोला, मरना ही तो एक ना एक दिन सबको है, तो तू आज ही मर जाना। मैं मार देता हूँ तुझे। क्या करेगी इतना पैसे का? रोहित गीता का गला दबा देता है। मोहित उसके हाथ को छुड़ाने का प्रयास करता है और धक्का देकर रोहित को एक तरफ कर देता है। तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अरे जीते जी तो तुम अपने सास ससुर के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकी, मरने के बाद तो उनको छोड़ दो। अभी भी पैसा, हाय पैसा, रोते हुए बिलखते हुए रोहित बोलता है। तुम्हें बता देता हूँ, इस घर और ज़मीन में से 1 रुपया किसी को नहीं मिलेगा। पिता जी ने सारी प्रॉपर्टी से आने वाले पैसे को अनाथ आश्रम के नाम कर दिया है। जो भी पैसा आएगा वो अनाथ आश्रम के काम ही खर्च होगा। और तो और अपनी बहन के यहाँ 2 प्लाट लिए थे, वह अपनी बहन के नाम कर दिए हैं जाते जाते। ये रहा पिता जी का आखिरी खत जिसमें साफ साफ लिखा है, तुम्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तुम्हारी शादी की, बस अब और कुछ नहीं। अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास करो, माँ बाप की कमाई पर नहीं। तुम भी किसी की सास बनोगी, हमेशा बहू बनकर तो रह नहीं सकती। इसलिए सास बनने तक खुद के दम पर घर, मकान और पैसे बनाकर रखो। क्या पता कल आपके साथ हमारा जैसा हाल ना हो जाए। जैसा करोगी वैसा ही आगे बढ़ोगी। भला हो गांव के मोहन का, जिसने हमें इतने दिनों तक जिंदा रखा। उसके लिए मैं ज़्यादा तो नहीं 2 बीघा ज़मीन में से 1 बीघा के पैसे देता हूँ, जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास होगी। आज ये हमारी आखिरी रात है। इतना सुनकर गीता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और गीता की देवरानी के भी होश उड़ गए। अब दोनों बहुएं अपना सा मुंह लेकर अपने अपने घर चली गईं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।